हम लोग हैं गंगा पर और मैं शुरू कर रहा हूँ गंगा का तीसरा लेक्चर। इसमें मुझे जो चीज़ें बतानी है, मैं सबसे पहले अपना वही कि आपको व्यू दिखाता हूँ। ये राम झूला वाला स्थान है, यहाँ पे आप गंगा का व्यू देखिए। ये गंगा बीचेस है, यहाँ पे बीच है, लोग यहाँ पे बैठते हैं, घूमते हैं और यहाँ स्नान भी आप कर सकते हैं। यहाँ स्नान करना थोड़ा सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पे तो गहराई थोड़ी सी कम है। ये जो पत्थर आपको मैं दिख रहे हैं, इसके इसी साइड नहाना है आपको, ना कि गंगा साइड नहाना है, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी गहराई आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ गंगा की योजनाएं। गंगा जो है ये भारत की धार्मिक रूप से तो पवित्र नदी है ही, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। आर्थिक रूप से देखें तो ये गंगा के सबसे बड़े मैदान का निर्माण करती है, विश्व के सबसे बड़े जरूर मैदान का निर्माण करती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है डेल्टा। प्रॉब्लम ये हुई कि गंगा ने बोला जाता है कि जाने कितना अवसाद बहाया है, और इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि जो पुराने उद्योग डले थे उन उद्योगों ने अपना जो मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल, वो इसमें बहाना शुरू कर दिया था। गंगा के किनारे बड़े बड़े शहर स्थापित हुए। उस वजह से सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि उन शहरों ने अपना अपशिष्ट, जो नगरीय अपशिष्ट था, वो इसमें बहा दिया और समय के साथ ये नदी एक पॉल्यूटेड यानी कि प्रदूषित नदी के रूप में बदल गई। समस्या यहाँ पे तब गई जब गंगा का जो जल है वो जब मापा, जब वो गंगा का जल जो मापा वो रुड़की, IIT रुड़की ने और पटना विश्वविद्यालय ने, तो देखा कि ये मानव स्वास्थ्य के भी अनुकूल नहीं है। तब ये लगा कि ऐसा ना हो कि अगर गंगा इसी तरह से प्रदूषित होती रही तो एक दिन गंगा अपना अस्तित्व खो दे। गंगा को बचाना है, ग्लेशियर पहले से ही सिकुड़ रहा है और गंगा को अगर हम पॉल्यूशन फ्री नहीं करेंगे तो इसका जो जलीय जीव तंत्र है वो प्रभावित हो जाएगा। इसी को ध्यान में रख कर के सबसे पहले जो प्रोग्राम चला था उसमें राजीव गांधी का बड़ा योगदान है और उन्होंने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया था। और ये जो था ये 1985 में 1985 में फरवरी 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें लोगों को शामिल किया गया था। पहला राज्य था उत्तराखंड, पहले तो यूपी था लेकिन फिर बाद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और एक छोटा सा हिस्सा आता है आपका झारखंड का। तो इन राज्यों को इसमें शामिल किया गया और बोला गया कि इस राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो आकर के इसमें बैठें, इस अथॉरिटी मेंबर हों, इसमें बैठें। और इसका जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम चला था वो गंगा को साफ करने के लिए चला था और वो चला गया था 1985 में। राजीव गांधी ने इसको तैयार किया गया था और इसका केंद्रीय गंगा अथॉरिटी इसका नाम था, केंद्रीय गंगा अथॉरिटी के नाम से चला था। लेकिन देखा क्या गया कि गंगा ना तो प्रदूषण से मुक्त हुई और ना ही वो योजना बहुत ढंग से सफल हो पाई। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक प्रोग्राम चलाया, महत्वाकांक्षी प्रोग्राम, और उसको नाम दिया गया था गंगा नमामि गंगे दिया गया था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और उस पर फिर चर्चा की गई और एक स्पष्ट कार्य योजना रखी गई जिसमें ये बोला गया कि किसी भी हालत में आपको गंगा को साफ रखना है, क्योंकि गंगा कार्य योजना चूंकि असफल हो गई थी और नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। पहला नियम इसमें यह था कि आपको इसमें कोई भी अपशिष्ट नहीं बहाना है। अगर कोई अपशिष्ट हो, औद्योगिक अपशिष्ट या नगरीय अपशिष्ट, उसको आप नहीं बहाएंगे। अगर आपको उसमें बहाना है तो उसको पहले परिशोधित कीजिए, यानी कि साफ कीजिए और साफ करने के बाद फिर आप इसको इस नदी में डालें। दूसरे नंबर पे जो नियम बनाया गया था वो ये बनाया गया था कि इस नदी के किनारे आपको शवदाह नहीं करना है, या शवदाह जो है, शवदाह चूंकि गंगा नदी के किनारे हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक शवदाह की आप करें, न कि ऐसे नहीं करना। एक नियम ये बनाया गया था कि आपको कोई भी इसमें पॉल्यूटेड जैसे प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक का कोई भी सामान है वो नहीं फेंकना है, क्योंकि अगर आप उसको फेंकेंगे तो गंगा प्रदूषित हो जाएगी, तंत्र बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। चौथा इसमें ये रखा गया था कि इसके नीचे आपको आसपास पेड़ लगाने हैं, ताकि हम
इसकी सुरक्षा कर सकें और इसके जीव तंत्र को बचा सकें, नदी जल कटाव को ना करें। मलमूत्र आपको इसमें नहीं डालने हैं। मेले का आयोजन अगर करना है तो बहुत ही सुरक्षित तरीके से करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो नियम बनाया गया था वो बनाया गया था कि इसके आस बफर जोन आप बनाइए। एक बफर जोन आपको बनाना है ताकि आप उस चीज को प्रमाणित कर सकें। और उस बफर जोन में आपको वनीकरण कर देना है। बफर जोन में अगर आप वनीकरण करेंगे तो जो नदी है ये जितना भी प्रदूषण है उससे बच जाएगी। और ये टूरिज्म यानी पर्यटन को भी एक बहुत बड़ा वो बनेगी, सौंदर्यीकरण हो जाएगा, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना में एक चीज और बोली गई थी कि न केवल आपको इसमें वनीकरण करना है बल्कि आपको दूसरा इसमें ये रखना है कि जो गंगा से नदियां हैं, जितनी भी नदियां गंगा से संबंधित हैं, उन नदियों पर भी आपको साफ सफाई रखनी है ताकि वो उनका भी जो जल है वो पॉल्यूटेड ना हो पाए। अब अगर हम गंगा के जब जल की स्वच्छता का आकलन किया गया तो ये बोला गया कि ये जहां से निकलती है यानी कि गोमुख से लेकर के हरिद्वार तक ये नदी बेहतर है। आप इसमें नहा सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हरिद्वार से ये नदी कानपुर तक जब जो जाती है तो उसमें बोला जाता है कि ये नदी प्रदूषित होने लगती है। और जैसे ही नदी कानपुर से आप इसको इलाहाबाद तक देखें तो इस नदी के जो पानी को बोला गया कि बिल्कुल भी अनुकूलित नहीं है, बिल्कुल भी मानव अच्छा नहीं है, ना वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और ना वो जानवरों के लिए अच्छा है। अगर उस पानी को अगर आप पिएंगे तो वो आप उसमें समस्या ग्रसित हो जाएंगे। इसी पे नियम बनाया था। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेहता, MC मेहता, और उन्होंने जो इसका बताया कि MC मेहता साहब ने कि बड़े दुख के साथ बोले, उन्होंने रिपोर्ट दी और बोला कि इस गंगा में कोई भी काम नहीं हुआ है। फिर भी गंगा की ये कई छोटी छोटी परियोजनाएं चल रही हैं जो गंगा संरक्षण के लिए हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर वन लगाना, जो गांव के ग्राम प्रधान होते हैं उनकी भागीदारी सुरक्षित करना, उनको बार बार इस चीज़ों को बताना कि आप आइए और गंगा के में सहयोग करें। गंगा में जहाँ से गंगा बहती है वहाँ के ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनको प्रोत्साहित करना कि आप वनीकरण करें, गंगा में कोई अपशिष्ट ना बहाएं। और उत्तराखंड सरकार ने इसमें एक बहुत अच्छा एक निर्णय लिया था, अपने कैबिनेट में एक विधेयक पास किया था जिसमें उन्होंने इसको जीवित प्राणी का दर्जा दे दिया था। और बोला गया था कि अगर ये नदी प्रदूषित होती है, ये नदी पॉल्यूटेड है, तो कोई व्यक्ति इसको पॉल्यूटेड करता है तो वो इसी तरह से जैसे जीव की हत्या की जाती है। लेकिन समय के साथ वो नैनीताल हाई कोर्ट ने उस पर पहले अनुमति दी, बाद में उसको आकस्मिक रूप से रोक लगा दी गई। एक्चुअली हम पूरे विश्व की उन नदियों की चर्चा करें जो कि साफ हैं, जैसे टेम्स हो गई, रोम हो गई, सीन हो गई, राइन हो गई। इसमें क्या है कि इसके लिए स्पष्ट अथॉरिटी बनी हुई है, नियम बने हुए हैं, जो नियम बहुत कड़ाई से पालन किए गए हैं। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो अभी इसकी एक अभाव है, लोगों के अंदर जागरूकता का भी अभाव है और वैसे भी अभाव है। हालांकि हमारी ये पवित्र नदी तो है ही, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसमें पूरी तरीके से सहयोग करें, पूरी कोशिश करें कि इसमें प्रदूषण ना फैले। ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी भी है। चूंकि मेलों का आयोजन होता है तो बड़े ही प्लास्टिक आपको नहीं फेंकना है, हम लोग नहीं फेंकते, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मैंने देखे हुए हैं इस ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, जहाँ जहाँ भी गंगा मैंने देखी है, लोग फूल उसमें फेंक देते हैं। बाद में क्या होता है, वो सड़ता है और वो इस जल को खराब कर देता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जल विश्व में इतना अनोखा है क्योंकि ये इस नदी का जल कभी भी प्रदूषित नहीं होता, दूषित नहीं होता। उसका एकमात्र रीजन ये है कि विश्व में पहली एक नदी ऐसी मिली है जिसका जल प्रदूषित नहीं होता है। उसमें एक वायरस मिला है जिसको T2 वायरस बोलते हैं। वो बैक्टीरियोफेज कैटेगरी का है, जो क्या है कि जो प्रदूषण वाले जीवाणु होते हैं उनको खा जाता है, और जब उनको खा जाता है तो इस नदी का जल हमेशा पवित्र रहता है। ये वैज्ञानिक महत्व है इसका। इसलिए ये नदी हमारी धरोहर है, हमारी राष्ट्रीय नदी भी है, हमारे लिए जीवनदायिनी है। और भारतीय पुराणों में उसे माँ का भी दर्जा दिया गया है। भारत के लोग इसको बड़े पूछते भी हैं, बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। विश्व पटल में भारत में इस नदी की बहुत बड़ी पहचान है। कुंभ मेला लगते हैं इस नदी के किनारे, हरिद्वार में भी लगता है और इलाहाबाद में भी लगता है, प्रयागराज में भी लगता है। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी इस धरोहर की रक्षा करें और इसे बचाएं,
सहयोग सरकार को दें, सरकार भी इसमें पूरे कार्य योजना को मजबूती के साथ खड़ा करे ताकि ये पॉल्यूशन से फ्री हो पाए। और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।